हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि ये पुष्पीय पादपों को कितने भागों में बांटा गया और किसने बांटा है इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। क्या नाम था? आइकलर। आइकलर नामक एक वैज्ञानिक ने पुष्पीय पादपों को दो भागों में बांटा है। आइकलर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पुष्पीय पादपों को दो भागों में बांटा। सबसे पहला भाग जो था उसका नाम था क्रिप्टोगेमस। जो सबसे पहला भाग था उसका नाम था क्रिप्टोगेमस। और दूसरा भाग जो था उसको हम कहते हैं फीनेरोगेमस। ठीक है, दो भाग थे। जो आइकलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो पुष्पीय पादपों को दो भागों में बांटा। सबसे पहला भाग था क्रिप्टोगेमस और दूसरा भाग था फीनेरोगेमस। और क्रिप्टोगेमस को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस को हम कहते हैं बीज रहित। देखिए, क्रिप्टोगेमस को हिंदी में कहा जाता है बीज रहित पादप। जो क्रिप्टोगेमस होता है इसको हम बीज रहित पादप कहते हैं। और बीज रहित पादप को तीन भागों में बांटा गया है। तीन होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं जो बीज रहित पादप होते हैं? ये तीन होते हैं। नंबर एक कौन होता है? नंबर एक होता है थैलोफाइट। और नंबर दो क्या होता है? नंबर दो होता है ब्रायोफाइट। क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। और जो तीसरा नंबर है उसको टेरिडोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं तीसरे नंबर को? तीसरे नंबर को कहते हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, तीन भाग होते हैं। तो जो आइकलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादपों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग में? एक था क्रिप्टोगेमस, जिसको हम बीज रहित पादप कहते हैं। और बीज रहित पादप तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थैलोफाइट, दूसरा होता है ब्रायोफाइट और तीसरा होता है टेरिडोफाइट। और दूसरा जो भाग उन्होंने बांटा फीनेरोगेमस। दूसरा भाग जो बांटा था फीनेरोगेमस। फीनेरोगेमस को उन्होंने दो भागों में बांटा है। जो फीनेरोगेमस है इसको इन्होंने दो भागों में बांटा। तो पहला भाग जो कहलाया, इसको कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी। और जो दूसरा भाग कहलाया इसको कहते हैं अनावृत बीजी। ठीक, पहले अनावृत बीजी होगा या आवृत बीजी, और दूसरे क्या कहेंगे हम? अनावृत बीजी कहेंगे। अनावृत बीजी। ठीक है, तो क्या देखा हमने? जो आइकलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने फीनेरोगेमस को दो भागों में बांटा, या बीज युक्त पादप को, इसको हम कहेंगे बीज युक्त पादप। ये पहला था बीज रहित पादप और ये है बीज युक्त पादप। बीज युक्त पादप। ठीक है, तो इसको इन्होंने बांटा कितने में? आवृत बीजी और दूसरा बांटा अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, अनावृत बीजी या आवृत बीजी को, सबसे पहले आवृत बीजी को हम देखते हैं, इंग्लिश में हम देखते हैं तो इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। और अनावृत बीजी को देखते हैं तो इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो हम ये देखते हैं अनावृत बीजी का हमें अध्ययन ना करके हमें करना अध्ययन किसका है, आवृत बीजी का, क्योंकि आवृत बीजी में ही पुष्पीय पादप पाए जाते हैं। आवृत बीजी में ही क्या पाए जाते हैं, इसी के अंतर्गत पुष्पीय पादप पाए जाएंगे। पुष्पीय पादप किस में पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आवृत बीजी में। ठीक है, तो अब हमें स्टडी किसका करना है, इसी पुष्पीय पादप का, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हमें पुष्पीय पादपों को हमने ये देखा कि सबसे पहले आइकलर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादपों को दो भागों में बांटा। नंबर पहला जो बांटा उन्होंने उसको बांटा क्रिप्टोगेमस, और नंबर 2 फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, जो बीज रहित पादप होते हैं इसको दो भागों में बांटा, 3 भागों में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और फिर बीज युक्त पादप या फिनेरोगेमस को उन्होंने दो भागों में बांटा, अनावृत बीजी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे जिम्नोस्पर्म, और दूसरा बांटा उन्होंने आवृत बीजी जिसको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है इसी में पुष्पीय पादप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प की संरचना। सबसे पहला जो हमारा अब हेडिंग आएगा पुष्प की संरचना आएगा। ठीक है, देखिए, तो पुष्प की संरचना हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प, जो पुष्प है क्या, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित क्या है, प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो अब यह आपके मन में आ रहा होगा कि प्ररोह होता क्या है। तो देखिए, जो पुष्प होता है इसको अगर हम इसकी संरचना देखते हैं तो ये जो ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का जड़ होता है जिसको हम मूल कहते हैं। नीचे वाले स्थान को हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। और जो ये ऊपर का तना होता है, इसी तना में शाखा भी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक लीफ भी होती है जिसको हम पत्ती कहते हैं, और इसी पत्ती के बगल से एक पुष्प भी होता है। ठीक है, एक ये पुष्प होता है। तो जो ऊपरी भाग है, जो नीचे का भाग है, इसको हम मूल कहते हैं, और जो ऊपरी का जो भी भाग है, जैसे ये तना है, ये तना है, और ये पत्ती है जिसको हम ये शाखा है, मान लीजिए ये शाखा है, और ये पत्ती है, और ये पुष्प है। तो जो जमीन के ऊपरी भाग होता है, इन सभी भाग को हम क्या कहेंगे, इन सभी भाग को हम कहेंगे प्ररोह। ठीक है, क्योंकि अब ये पुष्प जो है इसी प्ररोह में ही स्थित है। ठीक है, इसी प्ररोह के अंदर ही स्थित है, क्योंकि तना, शाखा, पत्ती, पुष्प ये सभी प्ररोह के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ऊपरी हिस्से को हम प्ररोह कहेंगे, और जो पुष्प होता है ये एक रूपांतरित प्ररोह है, मतलब इसी में ही, इसी के रूप में अंतर आया है, तभी पुष्प का निर्माण हुआ है। तो अब देखेंगे हम कि एक पौधे में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ अगर देखेंगे, इसी को हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल से बनाएं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा आपको डिटेल समझा दें तो अब देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़। देखिए, एक ये सबसे पहले हम एक तना देखते हैं। तने में क्या है, एक शाखा निकली है, शाखा से क्या है, एक पत्ती निकली है, इसी से एक पुष्प बना हुआ है। ठीक है, ये पुष्प है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो ये प्ररोह जो है ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ये प्ररोह है। तो इसी में जो निचला हिस्सा होता है जहाँ से पुष्प के लिए पत्ती गई है, तो इस क्षेत्र को, पूरे इस शाखा को हम क्या कहेंगे, अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। और जो पत्ती होती है, क्योंकि ये एक विशेष पत्ती होती है, यहीं से देखिए आपने कहीं पुष्प देखा होगा, उसके नीचे कुछ अलग से पत्ती कुछ होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो अन्य पत्तियों जैसे ना होकर के ये विशेष पत्ती होती हैं, जिनको हम सहपत्र कहेंगे। ठीक है, सहपत्र कहेंगे। सहपत्र क्या है, एक विशेष पत्ती है।
और इस पत्ती के बगल से जो डाल निकली हुई है, शाखा निकली हुई है, जो सीधे पुष्प को जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पुष्प व्रंत कहेंगे। अब इसी पुष्प के ऊपर देखिए आप, ये जो भाग है जहाँ से पुष्प के नीचे जो भाग होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये पुष्पासन है, जो पत्ती फूल के जस्ट नीचे होता है, जो मोटा सा भाग होता है, हम इसको पुष्पासन कहते हैं। तो इतने चीज़ ये हैं। अब देखिए इस जो पुष्प है, इस पुष्प में हम देखेंगे तो 4 जो कुल पुष्प हैं, ये जो पुष्प में कितने पत्र हैं? तो 4 पुष्प पत्र हैं। कितने हैं? पुष्प पत्र कितने इसमें होते हैं? 4 पुष्प पत्र होते हैं। 4 पुष्प पत्र होते हैं। अब ये पुष्प पत्र क्या है, अभी आप समझ जाएंगे। जो एक पुष्प बनाएंगे, उस पुष्प में 4 स्थान होते हैं, मतलब 4 भागों में पुष्प बटा होता है। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग। और दूसरा भाग अगर हम देखते हैं तो उसको कहते हैं हम पुमंग। तीसरा भाग जो है उसको हम कहेंगे दलपुंज। दलपुंज। और जो चौथा भाग होता है उसको हम कहते हैं वाह्यदल। वाह्यदल। तो ये आपने देखा कि जो पुष्प पत्र कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। जायांग, पुमंग, जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, दलपुंज होते हैं और वाह्यदल होते हैं। तो अब इन सभी का हम एक डिटेल से एक पुष्प लेकर के हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कौन कौन से क्या पुष्प में कौन सा भाग पुमंग होता है, कौन सा जायांग होता है, कौन सा क्या होता है। तो एक मान लीजिए जैसे आपने कोई पुष्प देखा, तो पुष्प में क्या है, देखिए एक ऐसे इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से पुष्प के जो बीच का भाग होता है और इसके ऊपर इस तरीके से संरचना होती है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे जो ऊपर का भाग होता है, जो ये भाग है, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे इसको। और इसके अंदर अब देखते हैं, इसके अंदर और भी कुछ देखते हैं। ये जो भाग है, ये भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्तिका। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। अब इसके अंदर और भी कुछ संरचना होती है, जैसे एक संरचना ये होती है। तो जो ऐसी संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, अब इसके अंडाशय के अंदर भी कुछ संरचना होती है, ये संरचना, इसको हम कहेंगे बीजांड। ठीक है, बीजांड। अब ये इन चारों का संयुक्त रूप अगर हम देखते हैं, इन चारों का अगर हम संयुक्त रूप देखते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को पूरे को हम कहेंगे जायांग। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? जायांग। जायांग इसी को हम कहेंगे। ठीक है, और जायांग जो होता है, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग को और क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर जो ये होता है, ये मादा अंग होते हैं। ठीक है, पुष्प का। तो ये जायांग क्या है? यही 4 वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, बीजांड, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जायांग कहते हैं। और जायांग स्त्री केसर होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो इसमें कुछ इस प्रकार की भी संरचना होती है, ऐसे संरचना होती है और ऐसे संरचना होती है। तो अब इसको हम जो कहेंगे, देखिए जो ये हिस्सा है, ये पराग का कोश है, इसको कहेंगे हम पराग कोश। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी करते रहिए, ये पराग कोश है। और इस पराग कोश को ले जाने वाली जो डंडी होती है, इसको हम कहते हैं पुतंतु। पुतंतु। तो
तो ये आप समझ गए होंगे। जो परागकोश का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसको जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको परागकोश कहते हैं, और वो जो डंडी होती है उसको हम कहते हैं पुतंतु। ठीक है, और इन दोनों का जो संयुक्त भाग होता है इसी को हम पुमंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। किसको कहते हैं पुमंग? पुमंग होता है परागकोश और पुतंतु होता है। ठीक है, और जो पुंकेसर होती, इसी को पुंकेसर भी कहते हैं। जिसे स्त्री, इसको जायांग को स्त्री केसर कहते हैं, और जो पुमंग होता है यह क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर जो है एक से ज़्यादा ये होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं, कई पुंकेसर होते हैं। तो एक से मतलब इन्हीं सबको, जो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, इन्हीं सबको हम जायांग कहते हैं, मतलब पुमंग कहते हैं। मतलब जो पराग को ये पुंकेसर है ये कई हो जाते हैं, जब इसकी संख्या कई हो जाती हैं तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं? इनके समूह को हम कहेंगे पुमंग। ठीक है, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ये सब पूरा एक समूह है। इनके समूह को हम जायांग कहेंगे। और परागकोश, पुतंतु, जो ये जो है दोनों, या जो पुंकेसर है, पुंकेसर जब कई मात्रा में हो जाते हैं तो इन्हीं के समूह को हम क्या कहेंगे? इन्हीं के समूह को हम कहेंगे पुमंग। अब देखिए, एक होता है दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है? दलपुंज का मतलब होता है कि जैसे इसी में कुछ फूल की पत्ती भी होती है, तो जो पत्ती होती है इसी को हम कहते हैं दलपुंज, क्योंकि ये एक तो होते नहीं हैं, ये कई मात्रा में होते हैं। दल पुंज, तो आप समझ गए होंगे जो फूल का जो पत्ती होती है उसी को हम दलपुंज कहेंगे। और जो दलपुंज होता है, क्योंकि कई मात्रा में ये होते हैं, तो इसी दलपुंज को हम, मतलब क्या होता है इसका? दलों का समूह। तो दल आप समझ गए होंगे, जो पुष्प की जो पत्ती होती है उसी को हम दल कहते हैं। तो दलों का ये क्या है? समूह है। ठीक है, दलों का समूह हो गया। अब इसी के नीचे कुछ ऐसे भाग होती है पुष्प के नीचे, तो जो ये भाग होता है इसको हम कहते हैं पुष्पासन। जैसे ऊपर लिखा था हमने, तो इसी को क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। अब पुष्पासन के नीचे जो ये भाग है इसको हम कहते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहेंगे पुष्प व्रंत। तो आप समझ गए होंगे पुष्प व्रंत कौन सा है। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये सब। तो इन्हीं सब ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं मकरंद ग्रंथियां। मकरंद ग्रंथियां। मकरंद ग्रंथियां कहाँ होती? यहीं पर होती हैं, क्योंकि इसी मकरंद ग्रंथियों से ही जो कौन होते हैं? जो मधुमक्खियाँ होती हैं, तितली होती हैं, इसी से ही रस चूसते हैं और इसी से ही वो लोग क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। ठीक है, मकरंद ग्रंथियों, क्योंकि ये मकरंद, मधु इसको कहते हैं, मधु कि ये क्या होता है? इसका कलर, इसका जो स्वाद होता है मीठा होता है, इसी से ये सब क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने पुष्प के बारे में पूरी चीज़ समझ गए होंगे। देखिए, सारी चीज़ हमने लिखा कि पुष्प में एक स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर 4 भागों में होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, बीजांड। अब उसके बाद हमने देखा पराग, जो पुंकेसर होते हैं वो परागकोश और पुतंतु में बटे होते हैं। दल होते हैं, दलपुंज, दलों का समूह होता है। और पुष्पासन होता है, पुष्प वृंत होता है, मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ के बारे में सभी आपने अच्छी तरह से अब जाना है। अब देखिए, कुछ इसमें नर लैंगिक अंग भी होते हैं और कुछ मादा लैंगिक अंग होते हैं। तो अब हम किसके बारे में देखेंगे? नर लैंगिक अंग के बारे में देखेंगे। ओके, देखिए, अब हम देखते हैं नर लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुष्प में अभी आपने देखा, इसी नर लैंगिक अंग को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी पुंकेसर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, लघु बीजाणु
पर्ण भी इसके बारे में इसको कहते हैं। अब देखिए अब देखिए पराग कोश जो होता है, ये जान लीजिए ये पराग कोश है, ठीक है। और ये जो पराग कोश है इसी को हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। पराग कोश दो भागों में बटा होता है। देखिए दो भाग है, तो ये दो भागों में बटा होने की वजह से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये द्विपालित संरचना इसकी होती है। किसकी? इसकी द्विपालित संरचना होती है। पराग कोश की द्विपालित संरचना होती है। और जो पराग कोश है, अब देखिए अब दूसरी इसका हम एक दूसरा फिगर बना करके आपको दिखा रहे हैं। अगर हम ये देखेंगे कि पराग कोश है, इस प्रकार से भी ये होता है। पराग कोश जो होता है चार, मतलब ये एक मिनट, जो ये है पराग कोश को अगर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से एक रचना इसकी होती है। मतलब ये चार कोष्ठ की ये संरचना इसकी होती है पराग कोश की। तो जो इसके बीच में एक ऐसे बिंदु होता है, तो इसको हम कहेंगे योजी, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी। और जो योजी होती है ये किसी ऊतक से बनी होगी। तो ये किस ऊतक से बनी होती है? ये ऊतक से बनी होती है मृदूतक ऊतक से बनी होती है। कौन सा ऊतक होता है? मृदूतक ऊतक। जो योजी होती है यह मृदूतक ऊतक से बना होता है। और यह चार कोष्ठ की संरचना देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इसको हम क्या कहेंगे? यह चार कोष्ठ की संरचना होती है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि जो योजी मतलब जो पराग कोश होता है, ये इसके अंदर जो बीज का हिस्सा होता है वो योजी होता है, और वो मृदूतक ऊतक से बना होता है। और ये चार कोष्ठ की संरचना होता है। जो एक कोष्ठ होता है उसको हम लघु बीजाणु धानी, जो मान लीजिए ये एक कोश कोई है, इसको हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु धानी, ठीक है। लघु बीजाणु धानी इसको कहेंगे। ये परिपक्व होने की दशा में, जब ये परिपक्व हो जाता है, ये लघु बीजाणु धानी जब परिपक्व हो जाएगा, इसी को हम परागपुट भी कहते हैं। परिपक्व होने की दशा में क्या हो जाता है? परिपक्व होने की दशा में, ये परिपक्व होने की दशा में ये क्या होता है? इसका जो नाम हो जाता है इसे परागपुट कहते हैं, ठीक है। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? परागपुट कहते हैं। जो लघु बीजाणु धानी है, देखिए लघु बीजाणु धानी, इसमें पराग कणों का निर्माण होने पर, मतलब जब लघु बीजाणु धानी में पराग कणों का निर्माण हो जाता है तब भी इसे परागपुट ही कहते हैं, ठीक है। परागपुट किस दशा में कहेंगे? इसको किस किस दशा में कहते हैं? इसको दो दशा में कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये परिपक्व हो जाता है तब भी इसको हम क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। और जब इसमें पराग कणों का निर्माण हो जाता है तब भी हम इसको परागपुट कहते हैं, ठीक है। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या होता है परागपुट। अब देखिए लघु बीजाणु धानी होता क्या है, कैसे होते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करें। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे इसी लेसन का। अब देखिए लघु बीजाणु धानी होता क्या है। जैसे हमने आपको ये बताया कि ये चार कोष्ठ की रचना है, ठीक है, चार कोष्ठ की रचना है। तो अब इसके हम ये देखेंगे तो ये एक बाहरी त्वचा है। क्या है? इसको हम कहेंगे बाह्य त्वचा, ठीक
ठीक है, वाह्य त्वचा कहेंगे। और वाह्य त्वचा को हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब इसी एपिडर्मिस के जब हम बीच में देखेंगे, इसके बीच में क्या देखेंगे, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से कुछ ये बिंदी देखेंगे चारों तरफ, हल्का हल्का ऐसे देखिए, ये कोशिकाएं होती हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, कौन सी कोशिकाएं कहते हैं। बीच में एक योजी होता है, आपने पहले से पढ़ा है। और ये इसी जो कोशिकाएं होती हैं, इसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ये होती हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। जब ये आकार में बड़ी हो जाती हैं, यही कोशिकाएं जब आकार में बड़ी हो जाती हैं तो उस दशा में इसको हम प्रप्रसु कोशिकाएं कहते हैं। जो अधोस्तरीय कोशिकाओं या आकार में बड़ी होने की दशा में इसे प्रप्रसु कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रप्रसु कहते हैं। तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे कि ये लघु बीजाणुधानी क्या होता है। अब इसी के बारे में, इसी पराग के हम और इसके पराग के कणों के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे कि पराग के कण बनते कैसे हैं, उसमें किस किस प्रकार की उसमें क्या क्या स्टेप कौन कौन से होते हैं कि वो परागकण बन करके तैयार हो जाते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे और स्त्रीकेसर है। ये पहले हम आज जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये पुंकेसर के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको स्त्रीकेसर के बारे में। ठीक है, तो पुंकेसर का यहाँ तक जो अभी हमने आपको ज़्यादा मतलब सिर्फ हमने क्या बताया, पुष्प के बारे में बताया और पुंकेसर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। ठीक है, इसी के बाद हम पुंकेसर के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, फिर आप यहाँ तक देखते रहिए। धन्यवाद।